मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख आदि। लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 BC इसका समय है। चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या है? 323 से 298 BC। लिखिए मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक। लिखिए लिखिए यूनानी लेखकों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस। यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। ठीक है। लिखिए आगे। चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक, दक्षिण में उत्तर में कश्मीर से लेकर, नहीं नहीं लिखना है, उत्तर पश्चिम होता है, एक उत्तर होता है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में ना ईरान है, तो उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में पूरब में बंगाल तक, और फिर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमा को यूनानियों के कब्जे से मुक्त कराया था। इसे भारत के मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी 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 गप से भी जाना जाता है। आगे लिखे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया। किसको पराजित किया? क्या हुआ जी? दोनों के बीच संधि हुई। दोनों के बीच संधि हुई जिसके तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए। क्या दिए? 4 प्रांत। डैश दे के लिखिए, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। साथ ही साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। साथ ही साथ चंद्रगुप्त ने अपनी सॉरी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। ठीक है। लिखिए, सोहगौरा अभिलेख। देखिए, सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि सोहगौरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि सोहगौरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में चंद्रगुप्त के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? भीषण अकाल पड़ा था। ये सवाल देखिए पूछेगा कैसे? पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन से अभिलेख मगध में अकाल की पुष्टि करता है? इस तरह का प्रश्न होगा। या प्रश्न होगा कि शाहगौरा अभिलेख से निम्नलिखित में से किन बातों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो प्रश्न के जो नेचर होगा वो इस तरीके का होगा। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। हैं, लिखिए, महास्थान अभिलेख। कौन अभिलेख? महास्थान। महास्थान अभिलेख से पता चलता है कि महास्थान अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। अगला, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र का गवर्नर
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य पुष्यगुप्त वैश्य पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। है अगला पॉइंट लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। तो अपने जीवन के अंतिम समय में अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक का श्रवणबेलगोला चला गया। गोला चला गया कहाँ है श्रवणबेलगोला? कर्नाटक। तथा उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। एक चीज और लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था। और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। पॉइंट, चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य था। जिसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से भी जाना जाता था। उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं जी? ठीक है, अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला पॉइंट लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बना 298 बीसी में। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। किसको मानने वाला था? आजीवक। अशोक राजा बना। 268 से 232 बीसी। अशोक का समय है 268 से 232। अशोक को राजा बनने में बिंदुसार के एक मंत्री राधा गुप्त ने सहायता की थी। राधा गुप्त देख लीजिए, आप लोग सुन लीजिए थोड़ा सा 2 मिनट। जब बिंदुसार राजा था तो अपने जीवन के अंतिम समय वो अपने 4 पुत्रों में, कहा जाता है अशोक 4 भाई था, जिसमें वो एक भाई का नाम सुसीम था। क्या था? सुसीम से वह को काफी पसंद करता था और चाहता था कि मेरे बाद सुसीम ही राजा बने। लेकिन अशोक में काबिलियत इतनी ज्यादा थी
कि अशोक ने अपनी काबिलियत के दम पर सत्ता को प्राप्त कर लिया। कहा जाता है कि इसके लिए कुछ उससे संघर्ष भी करने पड़े थे, पर कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित है। जैसे आप लोग सुने होइएगा कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार के आगम हुआ, ये सब किंवदंतियां हैं। लेकिन क्या हुआ था, इतना तय है कि उसे कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ा था। बात समझ रहे हैं? तो अशोक राजा बनता है। अशोक को राजा बनने में बिंदुसार के एक मंत्री राधा गुप्त की सहायता कर। आइए दूसरा पॉइंट, राजा बनने से पहले अशोक या राजा बनने से पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। राज्यपाल, गवर्नर, मध्य प्रदेश, मालवा। मालवा का नाम सुनी हो? मालवा का पठार। अगला पॉइंट लिखिए, राज्यपाल। अगला पॉइंट लिखिए, अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रिय भी कहा गया है। देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय। आगे लिखिए कि दिव्यावदान। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। तो लिखिए, दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है, जबकि उसकी पत्नी का नाम तिस्य रक्षिता। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। पत्नी का नाम तिस्य रक्षिता। ठीक है, तिस्य रक्षिता, तिस्य रक्षिता। कन्या पत्नी का नाम कारुवाकी का उल्लेख किया गया है, कौशाम्बी अभिलेख। हाँ? अगला पॉइंट, अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष, अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में और उसे मगध में मिला लिया। लिखिए, अशोक के 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। लेख में 13 में। आगे लिखिए, कहा जाता है कि कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा का त्याग कर दिया। रक्तपात को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंसा का त्याग कर दिया। अगला पॉइंट, गुप्त। देखिए, उपगुप्त, उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने, उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। जबकि
मोगलीपुत्र तीस, जबकि मोगलीपुत्र तीस के प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय किया था। इसलिए देखिए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। कहाँ का यात्रा किया? बोध गया। तथा वहां एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसकी यात्रा की, लुम्बिनी की। तथा भू राजस्व की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। मौर्य काल का उत्कृष्ट नमूना है, मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। लिखिए, पहला, पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति। दूसरा, पटना के कुम्हरार से प्राप्त मौर्यकालीन राजमहल, जो संभवतः लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, आगे लिखिए। ने अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्राकृत को अपनाया, लिपि के रूप में ब्राह्मणी को। लिपि के रूप में ब्राह्मणी को। प्रिंस से पहला विद्वान था जिसने सर्वप्रथम अशोक के, लिखो, जेम्स प्रिंसेप पहला विद्वान था। जेम्स प्रिंसेप जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। लिखिए, 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टिफेंथलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। अशोक स्तंभ का पता लगाया था। और सबसे छोटा अभिलेख है रूमनदेई अभिलेख, जो वर्तमान में लुम्बिनी में है। ठीक है। आगे लिखिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, इसमें 3 बिहार से प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या, लघु स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, जिसमें 3 बिहार से प्राप्त हुए हैं। पहला, लौरिया अरेराज, पूर्वी चंपारण। लौरिया अरेराज, पूर्वी चंपारण।
दूसरा लौरिया नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण। लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़। और तीसरा रामपुरवा, ये भी पश्चिमी चंपारण। ये बिहार से प्राप्त अशोक के लघु स्तंभ लेखों पर बैल की आकृति है। स्तंभ लेखों के शीर्ष पर यानी उसके ऊपर बैल की आकृति है। लिखिए, बिहार के कैमूर की पहाड़ी से बिहार के कैमूर की पहाड़ी से अशोककालीन बसहा शिलालेख, बसहा लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोककालीन बसहा लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। लिखिए, अशोक ने, अगला पॉइंट, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए गया के निकट बराबर की पहाड़ियों को काटकर गया के निकट बराबर की पहाड़ियों को काटकर गुहाओं का निर्माण करवाया। गुहा। वर्तमान में बराबर की पहाड़ी कहाँ है जी? हाँ, जहानाबाद जिला। हाँ, तो वही मखदूमपुर, जहानाबाद जिला, याद रखिएगा। वर्तमान में बराबर की पहाड़ी जहानाबाद जिला, बराबर की पहाड़ी कहाँ है? जहानाबाद जिला। और यहाँ पर बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी। देखिए, बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थी। डैश देके लिखो, कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। पर सुदामा, विश्व झोपड़ी के गो हुआ? हाँ। आगे देखिए, लिखिए, बराबर की पहाड़ियों से बराबर की पहाड़ियों से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुनी पहाड़ियों में नागार्जुनी पहाड़ियों में अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा
अशोक के पौत्र, पौत्र समझते हो ना, पोता, दशरथ के द्वारा 3 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो है, तीनों का नाम लिखोगे क्या? तो फिर पहला लिखो गोपिका गुफा, गोपिका गुफा, ठीक है। दूसरा बापी याका गुफा, बापी याका, बापी याका। तीसरा वेदाथिका गुफा, क्या लिखे? वापियाका गुफा लिखे। और तीसरा वेदाथिका, तीसरा वेदाथिका गुफा। और अगला पॉइंट लिखिए पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका में की गई है। कहाँ किया गया है? मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। पालीब्रोथा। और एक अगला पॉइंट लिख लीजिए कि मौर्यकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है पत्थरों का एकाश्म स्तंभ, पत्थरों का एकाश्म स्तंभ जो रोहतास के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। आ? अब आइए अगला पॉइंट लिखिए, हम पूरा प्राचीन बिहार आज खत्म कर देते हैं। अगला पॉइंट लिखिए शुंग शासन काल में, शुंग शासन काल में पाटलिपुत्र पर यूनानी शासक डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। यूनानी शासक डेमेट्रियस, डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। लिखिए व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी, व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि, के रचयिता पाणिनि पटना के मनेर के निवासी थे। मनेर जानती हो ना तुम लोग? हाँ, तो तुम लोग नहीं जानती हो जी? देखिए ये सब कौन दुनिया में रहता है। तब मैं ये पटना का नहीं तो मैं, देखिए शुंग शासन काल में, शुंग शासन काल में बोध गया में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। गया में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। साथ ही साथ बोध गया मंदिर के चारों ओर पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया गया। पाषाण वेदिका, रेलिंग जिसको बोलते हैं, पत्थर की रेलिंग, पाषाण माने पत्थर, ठीक है। आगे आइए, कुषाण शासक
कुषाण शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, आक्रमण तथा प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष एवं बुध का भिक्षा पात्र, अश्वघोष एवं बुध का भिक्षा पात्र अपने साथ ले गया। अगला पॉइंट, गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी का कहाँ था राज्य? वैशाली। पढ़ा है ना? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। आगे लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में गुप्तों की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी तो द्वितीय राजधानी उज्जैनी। लिख लिए, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जानते हो ना जी? लिखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। देखिए, बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज से 2 मीटर ऊंची 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की कांस्य से निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित गुप्त कालीन प्रतिमा मिली सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज के अजबैगीनाथ मंदिर का निर्माण गुप्त काल में ही किया गया था। सुल्तानगंज के अजबैगीनाथ मंदिर का निर्माण गुप्त काल में ही किया गया था। बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगीर के मनियार मठ
तथा राजगीर के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। नवादा से प्राप्त अपसढ़ अभिलेख, नवादा से प्राप्त अपसढ़ अभिलेख से पता चलता है कि बंगाल का शासक शशांक, बंगाल का शासक शशांक ने बिहार के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। बिहार के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। शशांक के सिक्के गया, नालंदा और रोहतास से प्राप्त हुए हैं। गया, नालंदा और रोहतास से प्राप्त हुए हैं। आगे लिखिए, शशांक एक कट्टर शैव था। शशांक एक कट्टर शैव था जिसने बोध गया के महाबोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। इसने बोध गया के महाबोधि वृक्ष को, अर्थात पीपल का जो वृक्ष था ना, जिस पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया था? कहाँ का राजा था? बंगाल। बंगाल को उस समय गौर कहा जाता, गौर। आगे आइए, वंश की लिखे, पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा किया गया था। इसका संबंध बंगाल से है। इसका संबंध कहां से है? बंगाल से है। लेकिन इसने बिहार के एक बड़े भूभाग को बंगाल में मिला लिया था। लेकिन इसने बिहार के एक बड़े भूभाग को बंगाल में मिला लिया था। सत्ता स्थापित की थी। है बंगाल। लिखिए, गोपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मुंगेर। अगला लिखिए, गोपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला था। गोपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसने ओदंतपुरी, ओदंतपुरी को अभी क्या कहते हैं? ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिहार शरीफ। लिखिए, पावापुरी, ओदंतपुरी। लिखिए, गोपाल ने ओदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। कहां पर? हाँ, उदनपुरी का अभी किस नाम से जानते हैं? बिहार शरीफ। ये बिहार का इतिहास है, इसीलिए केवल रिलेटेड बिहार का पढ़ा रहे हैं। सोमवार से हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री, और तुमको एंशियंट या मेडाइवल से, तुम ही लोग हो बीपीएससी। पाल शासक धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। पाल शासक धर्मपाल ने
भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की सहायता हेतु, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की सहायता हेतु 200 गांव दान में दिए थे। पाल शासक देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर, जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध मठ को 5 गांव दान में दिए थे। हाँ, शैलेंद्र वंशी। ठीक है, अब आइए, पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में 1097 ईस्वी में, पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में 1097 ईस्वी में नान्यदेव 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 के द्वारा मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी और नेपाल का क्षेत्र भी इसके अधीन था। कर्नाट वंश के साथ की राजधानी थी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। आगे लिखिए, हरि सिंह। इस मिथिला के कर्नाट वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह ने नेपाल में मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया था। लिखिए, 14वीं सदी में मिथिला पर वैनवार वंश का शासन स्थापित हुआ। 14वीं सदी में मिथिला पर वैनवार वंश की सत्ता स्थापित हुई। वैनवार वंश, लिखिए, इस वंश का सबसे शिव सिंह ने महान मैथिल कवि, विद्यापति का नाम सुने हैं आप लोग? मैथिल कवि विद्यापति, कहा जाता है कि विद्यापति की सेवा में स्वयं महादेव आ गए थे। मैथिल कवि विद्यापति को संरक्षण दिया था। किसने दिया था? शिव सिंह ने। और अब आइए, विद्यापति ने महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध, लिखिए, विद्यापति ने प्रसिद्ध काव्य कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की थी। और कीर्ति पताका
ठीक है, आगे आइए। दरभंगा राजवंश के संस्थापक, दरभंगा राजवंश के संस्थापक महेश ठाकुर थे। महेश ठाकुर। आगे लिखिए, अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर, अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया था। अगर सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में मुंगेर को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया था, और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया था। आओ अब लिखिए, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। कौन था? बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बख्तियार खिलजी। लिखिए, बख्तियार खिलजी को बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। आगे लिखिए, 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? कौमा देके लिखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। पॉइंट लिखिए, 1203-4 ईस्वी में 1203-4 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी लखनऊती पर अधिकार कर लिया। इस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। शासक लक्ष्मण सेन था। ये बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान नामक एक तुर्क व्यक्ति द्वारा कर दी गई थी। तुर्क व्यक्ति। अगला पॉइंट लिखिए, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला व्यक्ति था इल्तुतमिश। के अधीन करने वाला पहला व्यक्ति था इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार या प्रथम सूबेदार के रूप में इल्तुतमिश ने
बिहार में अपने प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? मलिक जानी। आगे लिखिए, इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर, सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर बनाया तथा बाद में तुगान खां को बिहार का राज्यपाल बनाया। तुगान खां को बिहार का राज्यपाल बनाया। 1297 ईस्वी में 1297 ईस्वी में मिथिला के राजा शुक्र सिंह ने अलाउद्दीन के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शुक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया। शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया। अगला लिखिए, बस थोड़ा सा समय मेरे पास शेष है। लिखिए, बिहार पर दिल्ली सल्तनत की निर्णायक सत्ता तुगलक काल में स्थापित हुई। बिहार पर दिल्ली सल्तनत की निर्णायक सत्ता तुगलक काल में स्थापित हुई। लिख लिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया गया। ठीक है। आगे लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया। है। और अगला लिखिए, फिरोज तुगलक ने फिरोज तुगलक ने बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत फिरोज तुगलक ने बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत शेख अहमद चिर्मपोश से मुलाकात की थी। शेख अहमद चिर्मपोश शेख अहमद चिर्मपोश से मुलाकात की थी।